कट क्यों कर रहे हो, उसी को तो पढ़ाएंगे भी। ठीक है, सुनते जाते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। हमने ये कहा था कि जितने भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, अगर उनके फंक्शन अगर आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में अगर वर्क करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। हमने ये कहा था कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अलावा हमारे पास जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल और आरएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस खुद से कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये अपने जीवनचर्या को अपने आप से डील कर सकते हैं अगर सेल के बाहर निकाल दिया जाए तो। क्लियर? फिर हमने ये कहा था कि पैराक्सिसोम्स को भी हम अपने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल नहीं करेंगे, जबकि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। क्लियर? ऐसा क्यों था? पैराक्सिसोम्स के बारे में क्या बोला था? पैराक्सिसोम्स होता है, राइबोसोम्स होता है और हमारे पास कई सारे विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल जो हैं, ठीक है, ये सब के सब हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होते। क्लियर? क्यों? क्योंकि उनके फंक्शन कैसे हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं होते। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इन्वॉल्व कौन होगा, तो जितने भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं अगर वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में अगर वर्क कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइए, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, ये सभी के सभी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और यही हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। इतनी बातें हो गई थी। फिर हमने ये कहा था कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले हमने आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था, फिर गोल्गी बॉडी के बारे में बताया था, फिर लाइसोसोम्स के बारे में बताया था। आज हमारे पास वैक्यूल के बारे में पढ़ाएंगे। यही था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हमारे पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था, हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करता था, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे क्या करते थे, लिपिड्स की सिंथेसिस करते थे। क्लियर? चलिए बताइए, अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहला काम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? सबसे पहला काम, हाँ सही बता रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बनाता ही है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। लिपिड किसने बनाया, अरे बोलिए, एसईआर में। प्रोटीन किसने बनाया, दोनों मिलकर ने क्या बनाया, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, सेल मेम्ब्रेन बनाया। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अगर और अच्छे से पूछा जाए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन और अच्छे से बताइए, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब कहोगे सर जी मैकेनिकल सपोर्ट तो साइटोस्केलेटन नाम की चीज होती है, याद आ रही है? डायरेक्ट ऑप्शन में पूछा जाएगा कि अगर कोई एक सेल है और उस सेल्स को अगर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है। फिर हमारे पास साइटोस्केलेटन में पाए जाने वाले तीनों तरीके के प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, स्पेक्ट्रल प्रोटीन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सभी के सभी जो पाए जा रहे हैं ये भी हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कर रहा है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा दिया था हमने। फिर हमने कुछ बातें बताई थी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। हमने ये कहा था ये डायरेक्टर ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट। क्लियर? सेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे पहले कहां से कहां आया मटेरियल बताइए, न्यूक्लियस से डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, प्रोटीन कहां पे आया बताइए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां आया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि यहां से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल्स में भर भर करके। ठीक है, और वो अलग अलग जगहों पे लेकर के जाएगा, या तो लाइसोसोम्स के पास लेकर के जाएगा, हो सकता है ये वैक्यूल के पास लेकर के जाए, अलग अलग बॉडी पार्ट में लेकर के जा रहा है। और ये भी बात याद रखना है, अगर लार्ज मॉलिक्यूल का अगर ट्रांसपोर्ट करना होगा तभी एसईआर आएगा। क्लियर? छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स तो डिफ्यूज हो जाते हैं हमारे पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही। क्लियर? गोल्गी बॉडी में ही डिफ्यूज हो जाते हैं। पूछिए कैसे? गोल्गी बॉडी की जो इनर सरफेस होती है वो कैसी होती है, बहुत ही थिन होती है, इजिली डिफ्यूज हो जाती है। क्लियर? अब उससे पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग जोन करने के बाद मैच्योरेशन जोन होती है, मैच्योर होने के बाद डायरेक्ट कर रहा है ये सब चीजें काम। क्लियर? ये सब भी बात हमें याद रखनी है। क्लियर?
फिर हमने ये कहा था कि कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं। आप चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट देखिए, चाहे गोल्जी बॉडी के कंपोनेंट देखिए, दोनों लोग तीन चीजों से मिलकर के बने हैं। चाहे गोल्जी बॉडी की मैं बात करूं, चाहे फिर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट की बात करेंगे तो कितने कंपोनेंट नजर आए थे बताइए? क्या तीन कंपोनेंट नजर आए थे? सबसे पहला कंपोनेंट बताइए हमारे पास क्या था? सिस्टर्नी था। बोलिए। दूसरा कंपोनेंट क्या था? टिब्यूल था कि वेसिकल्स, कुछ भी होगा देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या था? वेसिकल्स थे। क्लियर? हमें यही बात याद रखना है कि टिब्यूल दोनों के कंडीशन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर? चाहे वो रफ हो चाहे स्मूथ हो, अगर दोनों में से किसी एक का ऑप्शन पूछा जाएगा तो आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मारेंगे, ठीक है। रफ में भी पाए जा रहे हैं और स्मूथ में भी पाए जा रहे हैं। अगर दोनों का कंपेयर अगर आपसे कोई पूछेगा कि दोनों में से बताइए टिब्यूल सबसे ज्यादा किसमें पाए जाएंगे, तो आप किसमें बताएंगे? FER में पाएंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि सिस्टर्नी क्या होता है, टिब्यूल क्या होता है, हमारे पास वेसिकल्स क्या होते हैं। क्लियर? सुनिए जैसे वेसिकल्स एक तरीके का, कुछ इस तरीके का ओवल शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। किस शेप का स्ट्रक्चर होता है बताइए? ओवल शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। सिस्टर्नी जो होते हैं हमारे पास ये फ्लैट डिस्क शेप्ड होते हैं। क्लियर? इस तरीके से, यानी ये किस तरीके के होते हैं? ये फ्लैट होते हैं और डिस्क शेप्ड होते हैं, ठीक है। और ये किस पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन स्टैक फॉर्म में। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बताइए? स्टैक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये छोटे मोटे पॉइंट हम लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा। क्लियर? उनके स्ट्रक्चर के बारे में कभी शायद पूछा जा सकता है, तो पहले सिस्टर्नी के बारे में थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं, वहीं पे एक एक लाइन एक एक वर्ड लिखना है। क्लियर? एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा ये सब। क्लियर? सिस्टर्नी के बारे में लिखेंगे, पहला पॉइंट एक ही शब्द लिखेंगे, ठीक है। लॉन्ग फ्लैट स्ट्रक्चर, लॉन्ग फ्लैट स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन स्टैक, स्टैक के फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। लॉन्ग फ्लैट स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन स्टैक, एक के ऊपर एक क्या कहते हैं? सिक्के लगा करके ऐसे लगे होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास टिब्यूल के बारे में, इर्रेगुलर एंड ब्रांच्ड। ये कैसे होते हैं टिब्यूल बताइए? इर्रेगुलर होते हैं और कैसे होते हैं बताइए? ब्रांच्ड होते हैं। जैसे टिब्यूल हमारे पास कुछ इस तरीके के होते हैं। क्लियर? इस तरीके से दिखाई देंगे। ये इरेगुलर शेप के भी होते हैं और कैसे होते हैं बताइए? ब्रांच्ड होते हैं। ये टिब्यूल है हमारे पास। और वेसिकल्स कैसे होते हैं? ओवल शेप्ड के होते हैं। एक एक शब्द लिखना है बस, ओवल शेप। कभी कभी शेप को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में। क्लियर? क्लियर? चाहे मैं राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, चाहे हम किसकी बात कर रहे हैं? गोल्जी बॉडी की, दोनों में यही कंपोनेंट हो पाए जाते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट मुझे ये भी बात याद रखना है कि हमारे पास गोल्जी बॉडी की बात कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा खत्म होता है, कुछ बच रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर? उनके फंक्शन को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर गोल्जी बॉडी क्या होता है बताइए? गोल्जी बॉडी की जो डिस्कवरी की गई थी वो कब की गई थी बताइए? 1898 में क्या आई थी? कब की गई थी? 1898 में ही की गई थी। कैमिलो गोल्जी ने की थी। और उस मेथड का नाम बताइए जिस मेथड के द्वारा ये बनाए गए थे? सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड, ठीक है। प्रेग्नेंट ना कर दीजिएगा। क्लियर? इम्प्रेग्नेशन है, समझ आ रही बात? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या है कि जितने भी कैमिलो गोल्जी थे, ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने क्या किया? जब डिस्कवरी कर रहे थे तो कई सारे उनके स्ट्रक्चर बताए गोल्जी बॉडी के। गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने क्या बोला कि गोल्जी बॉडी एक फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर की बनी होती है, जिसकी डायमीटर कितनी होती है? 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर के तक की इनकी डायमीटर होती है और ये कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट में बनी होती है। क्लियर? और यही कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट की वजह से इस गोल्जी बॉडी के अंदर एक तरफ कॉन्केव पोल आ जाता है और एक तरफ कॉन्वेक्स पोल आ जाता है, ठीक है। जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होगा वो कॉन्वेक्स पोल होगा और कॉन्वेक्स पोल को ही हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग पोल बोलते हैं, ठीक है। या इसी को हम फार्मिंग पोल भी बोलते हैं, जहां पे कुछ चीजें बनती हैं, ठीक है।
बनते हुए को बोलते हैं, और हमारे पास क्या मैन्युफैक्चरिंग जोन भी बोलते हैं, और इसी को हम कॉन्वेक्स पोल भी कहते हैं, ठीक है। और कॉन्वेक्स पोल के अलावा एक पोल और बोला जाता है, उसको हम सिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये चार नाम है, चारों नाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सिस पोल का दूसरा नाम क्या है? कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिंग पोल, और फॉर्मिंग पोल का दूसरा नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक जब अरेंजमेंट होती है, तो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पर कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट होंगी, एक तरफ कॉनकेव हो जाएगा, एक तरफ कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्लियर। अब कोई भी मटेरियल अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, तो पैकेजिंग जो होती है वो कहाँ पे होगी बताइए? गोल्जी बॉडी के अंदर ही होगी, और गोल्जी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, गोल्जी बॉडी के अंदर ही टैगिंग होती है, और यही ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। इसलिए डायरेक्टर भी बोला जाता है ये सेलुलर ट्रांसपोर्ट का, क्लियर। अगर छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं तो ये ट्रांसपोर्ट तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कर देता है वेसिकल्स के थ्रू, बट अगर बहुत जगह दूर दूर तक लेकर के जाना होता है, लार्ज मॉलिक्यूल को लेकर के जाना होता है, तो गोल्जी बॉडी वहां पे मदद करता है, समझ रहे मेरी बात। दूसरा पॉइंट आता है कि गोल्जी बॉडी के बारे में हमने ये कहा था कि गोल्जी बॉडी के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यही डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर के ऊपर एक लगे होते हैं, और कितने सिस्टर्नी पाए जाते हैं बताइए? 4 to 16 लिखवाया था हमने, बोली बात सही है। कई कई जगह पे 8 to 16 भी आपको देखने को मिलेंगे मॉड्यूल वगैरह में, आई थिंक देख लीजिएगा, क्लियर। सबका अलग अलग होता है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है तो आंसर उसका 4 to 16 माना गया है, क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या कि गोल्जी बॉडी के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या था बताइए? सबसे पहला फंक्शन ही तो यही था कि ये क्या करता है कि मैन्युफैक्चरिंग जोन भी है, और यही हमारे पास मैच्योरेशन जोन भी है, ठीक है। मटेरियल को सिंथेसाइज करने का काम यही कर रहा है, और मटेरियल को पैकेजिंग करने का काम भी यही कर रहा है, मॉडिफिकेशन का भी काम यही कर रहा है, और सेलुलर ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है, ठीक है। इवन यहाँ तक कि यहाँ जाने के बाद ग्लाइकोसाइडेशन, और हमारे पास ग्लाइकोलिपिड और हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन का भी फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी ही कर रहा है, याद आ रही है। यानी जब किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल से अगर प्रोटीन किसी भी कार्बोहाइड्रेट से अगर प्रोटीन जुड़ रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताइए? ग्लाइकोप्रोटीन। और यही कार्बोहाइड्रेट से अगर लिपिड जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये सब काम कौन कर रहा है बताइए? गोल्जी बॉडी ही कर रहा है, क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन क्या होता है। आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी ने लिखा है कि गोल्जी बॉडी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सम सेल वॉल मटेरियल। उन्होंने सम लिखा है, क्या लिखा है? सम सेल वॉल मटेरियल, ठीक है। अब वो सम का मतलब हम क्या समझते हैं? यानी गोल्जी बॉडी किसमें मदद करती है, ठीक है। गोल्जी बॉडी केवल 3 मटेरियल ही बनाती है। पहला है हेमिसेल्यूलोज, दूसरा है पेक्टिन, और तीसरा है लिग्निन। प्लांट गोल्जी बॉडी को ही हम डिक्टियोसोम बोलते थे, याद आ रही है। प्लांट गोल्जी बॉडी को ही हम क्या नाम देते थे? डिक्टियोसोम बोलते थे। और यही डिक्टियोसोम क्या करता है कि यही मटेरियल बना रहा है सेल वॉल। बाकी तो सेल वॉल कौन बनाता था? सेल्यूलोज का फॉर्मेशन कौन करता था? सेल मेम्ब्रेन ही कर देता था, याद आ रही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्यूटीन एंड सुब्रिन का फॉर्मेशन कौन करता था, तो स्फेरोसोम्स करता था, याद आ रही है। और अगर यही मैं बात करूंगा प्रोटीन की, तो प्रोटीन कौन बना देता था? राइबोसोम्स। अगर कोई हमारा सेल वॉल अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस कर ले जाएगा कि नहीं, क्लियर। तो सम सेल वॉल मटेरियल का सिंथेसिस करता है, भावनाओं में बह करके सभी सेल वॉल मटेरियल सेलुलोज वगैरह न बना देना उससे, समझ रहे मेरी बात। एसर्शन रीजन में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, क्लियर। फिर यही गोल्जी बॉडी आगे हो गया था, तो हमारे पास क्या आया था? फंक्शन तो हो गया ना। अब क्या बचा? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में समझते हैं, क्लियर। लाइसोसोम्स क्या होता है? हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हुआ करते थे, पहली बात समझ में आई। दूसरी बात हमें यह भी समझना है कि ये लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एक पैकेट होते हैं, क्लियर। एंजाइम्स के पैकेट होते हैं। अब यही लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि यहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन एज वेल एज कभी कभी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सपोज दैट हमारे पास क्या करते हैं कि सेल के अंदर ये डाइजेशन तो कर ही रहे हैं, कोई भी मटेरियल अगर आता है और सेल मटेरियल अगर आ गया, फॉरेन मटेरियल, क्लियर, तो उसे हम हेटेरोफैगोसोम्स बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में डिफरेंस हम मैं बता रहा हूं। ये हमारे पास एक लाइसोसोम्स ये है, दूसरा लाइसोसोम्स ये है। आप ध्यान से सुनते रहिएगा, क्लियर।
ये हमारे पास गोल्जी बॉडी में बना रहा हूं, ये गोल्जी बॉडी, ये जो लाइसोसोम्स आपको नजर आई, क्लियर, इस लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, अब कोई भी फॉरेन मटेरियल मान चलते यहाँ पे आया, ये हमारे पास कैसा मटेरियल है बताइए? फॉरेन मटेरियल है। ये मटेरियल यहाँ पे आया, क्लियर, और यही मटेरियल इनके पास एक्ट किया, स्ट्रक्चर बदल गया इनके थोड़े से, इनके अंदर मटेरियल अंदर आ गया, इसलिए इनको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। क्लियर? सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या करते हैं? इनको डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं बताइए? डाइजेस्ट करते हैं। यानी सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और ये एंजाइम्स कैसी है बताइए? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। कैसी एंजाइम्स है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की सबसे खास बात क्या होती है, हम आपको समझा रहे हैं। इनकी सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये एक्टिवली होती है कब? हाई पीएच पर। ठीक है, यानी इनके पास क्या होती है, जो पीएच होगी वो एसिडिक मीडियम में ही क्या होती है? एक्टिव होती है। ये किस मीडियम में एक्टिव होती है बताइए? एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होती है, इसलिए इनको हम एसिडोलेजेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडोलेजेस। क्यों एसिडोलेजेस बोला बताइए? क्योंकि ये एक्टिव हो रही है, क्योंकि ये क्या हो रही है? एक्टिव हो रही है। एसिडिक मीडियम ये एक्टिव हो रही है। क्लियर? अब एक्टिव हो रही है एसिडिक मीडियम में, जिसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम एसिडोलेजेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? इनके कितने ग्रुप हमने बताए थे बताइए? 4 ग्रुप बताए थे, कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लियेजेस, लाइपेजेस एंड पेप्टिडेजेस। याद आ रही है? अब बात आती है कि हमारे पास पेप्टिडेजेस क्या होती है, हम आपको समझा रहे हैं। हमने ये कहा था कि जितने भी हमारे पास एक फॉस्फेटेज होते हैं कि एसिड फॉस्फेटेज होते हैं, याद आ रही है? दोनों में डिफरेंस बताया था। जो हमारे पास एसिड फॉस्फेटेज होती है वो लाइसोसोम्स में पाई जाती है। ठीक है, और जबकि फॉस्फेटेज जो होती है वो कहां पे पाई जाती है? गोल्जी बॉडी के अंदर पाई जाती है। क्लियर? अब हमारे पास डीएनएज, आरएनएज, ठीक है, एटीपेज, दीज आर क्लासिफाइड इनटू किसमें? एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, ये सब के सब किस कैटेगरी में आती है बताइए? एसिड फॉस्फेटेज में आती हैं, और सिर्फ लाइसोसोम्स में ही पाई जाएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास क्या आते थे? एक कैथाप्सिनेज बताया था। ठीक है, कैथाप्सिन क्या करता है हमारे पास? ये एक तरीके का कैसा एंजाइम होता है बताइए? पेप्टिडेज एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम होता है? पेप्टिडेज एंजाइम होता है। जो लार्वा जो होता है, किसी भी लार्वा का जो टेल होता है, जब वो लार्वा कंडीशन से एडल्ट कंडीशन में जा रहा होता है, तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान उसको टेल को अगर डाइजेस्ट करता है तो यही करता है पेप्टिडेजेस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2009 में, 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई भी लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ऑफ लार्वा, विच टाइप ऑफ एंजाइम्स वर्क? कौन सी एंजाइम्स वर्क करती है? ठीक है, तो पेप्टिडेज वर्क करती है। और पेप्टिडेज में भी कौन सा आंसर मारेंगे आप? कैथेप्सिन या कैथेप्सिनेज। ठीक है, ये सब के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ आ रही मेरी बात? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि ये जितने भी एंजाइम्स आपको बताए जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मोर देन 70 टाइप ऑफ एंजाइम्स का ग्रुप होती है। ये 4 तो कैटेगरीज है ना, उनमें भी सब कैटेगरीज है, और अगर सभी को जोड़ेंगे तो 70 से ज्यादा निकल आएंगे एंजाइम्स। और 70 से ज्यादा एंजाइम्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम्स के अंदर ही पाए जा रहे हैं, अकेला। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ नाम बदल जा रहा है। क्लियर? अब सुनते जाए, जब कोई भी हमारे पास फॉरेन पार्टिकल अगर लाइसोसोम्स के अंदर इंटर करता है, तो उस सेकेंडरी लाइसोसोम्स का नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है हेट्रोफैगोसोम्स। हम आपको सिखाएंगे कैसे। ठीक है, बाहरी लोग आए, बाहरी लोगों के लिए मैंने क्या यूज किया? हेट्रो। फॉरेन पार्टिकल को खाया इसने फैगोसिटिक सेल्स की तरह। क्लियर? इसलिए हेट्रोफैगोसोम्स बोला। बट अगर खुद की सेल्स के ऊपर अटैक करना होगा, क्या करना होगा?
अगर खुद के सेल्स के ऊपर अटैक करना होगा, सेम वही बात आएगी। ये हमारे पास क्या है, लाइसोसोम, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से ये क्या निकले हुए हैं बताइए, लाइसोसोम्स। इस लाइसोसोम्स का नाम क्या है बताइए, प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब ये खुद की सेल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहा है, ठीक है, खुद की सेल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑटोफैगोसोम्स कहलाएगा। सेकेंडरी लाइसोसोम्स ये भी है, सेकेंडरी लाइसोसोम ये भी है, बट ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स किस टाइप का होगा बताइए, ऑटोफैगोसोम्स होगा। किस टाइप का होगा बताइए, ऑटोफैगोसोम्स होगा। ऑटोफैगोसोम्स किसमें मदद करता है बताइए, ऑटोलिसिस में मदद करता है क्या, खुद के सेल से इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है। और ये ऐसा क्यों होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, जब हमारे पुराने सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है, बूढ़ा होने लगता है वो सेल्स, तो सेल वॉल जो लाइसोसोम क्या करता है, उनको खाने की कोशिश करता है, ठीक है, उनको डैमेज करने की कोशिश करता है, और डैमेज करके उनको खत्म करने की कोशिश करेगा। क्लियर, इसलिए कहा जाता है सुसाइडल डेथ ऑफ द सेल्स। क्लियर, ये है ऑटोलिसिस। इसीलिए कहा गया था, हमने लिखा था लीकेज ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो होती हैं, लाइसोजाइम से एंजाइम से रिलीज करती है, लीक कर गया वो, याद आ रही है, यानी ये इसी के ऊपर क्या करता है, लीक कर जाता है और ये टूट जाती है। और ये टूटेंगी तो दो पार्ट में टूटेंगे, एक डाइजेस्टेड फॉर्म में, एक डाइजेस्टेड फॉर्म में, और एक कैसा फॉर्म में बताइए, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में। क्लियर, अगर ये एनिमल सेल से हुआ, क्या हुआ, अगर ये एनिमल सेल्स हुआ तो एनिमल सेल्स उसको बाहर निकाल करके फेंक देगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ये क्या करते था, उठा करके फेंक देता है, ठीक है, और ये उठा करके फेंक देगा, किसके थ्रू फेंकेगा बताइए, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू कर देगा। समझ में आई बात, अगर ये एनिमल सेल्स है तो। और अगर ये प्लांट सेल्स है तो समझ जाइएगा कि ये वैक्यूल में लेकर के चला जाएगा। इसलिए वैक्यूल की दूसरी लाइन देखेंगे, इट इज स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है। लोगों को लगता है कि जो वैक्यूल होता है हमारे पास वो खाली जगह होती है, खाली जगह नहीं होती है, ठीक है। जो प्लांट के अंदर सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पाई जाती है वो बहुत सारे स्टोरेज मटेरियल का काम करती है, हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी स्टोर करती है, हमारे वाटर को भी स्टोर करती है, सेल सेप को भी स्टोर करती है, और वाटर सोल्यूबल हमारे पास पिगमेंट को भी स्टोर करती है, और ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी स्टोर कर रही है, इतनी चीजों को स्टोर कर रही है। कोई कहेगा खाली है हमारे पास वैक्यूल, नहीं। क्लियर, और अगर यही एनिमल सेल्स है तो ये बाहर निकाल देगा, क्यों, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर जनरली वैक्यूल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लिखा है हमने। क्लियर, जनरली हमारे पास एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको हम कहीं पे स्टोर नहीं कर सकते, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल करके फेंक देंगे। बट यही अगर प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल्स क्या करेगा, इसको बताइए, यहाँ पे रेजिडुअल कर लेगा, यहाँ पे डाइजेस्ट कर करके इनको अंदर ही रख लेगा, ठीक है। और ये जो रेजिडुअल दिखे आपको, ये जो आपको रेजिडुअल दिखे, यही हमारे क्या कहलाते हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, टर्सरी लाइफ। क्लियर, सुनिए एक चीज और, लाइसोसोम्स को हम पॉलीमॉर्फिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, और कोई जरा हमें प्लियोमॉर्फिक भी समझा दे इसी वक्त, कोई समझा दे हमें प्लियोमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक में डिफरेंस। चलो ये बताओ, पॉलीमॉर्फिक और प्लियोमॉर्फिक में डिफरेंस। चलो ये तुम बताओ, पीछे कोई बहन, पीछे पीछे पीछे, कोई है जो समझा दे हमें पॉलीमॉर्फिक एंड प्लियोमॉर्फिक। ₹5 की कैडबरी है, कोई समझा दे, रेट बढ़ा दे, ₹10 की कैडबरी। किटकैट, किटकैट नहीं खाओगे, 5 स्टार। चलो लड़कों के लिए सिगरेट,
हो सकता है भाई किसी किसी का मन हो सर हमारे लिए तो कुछ ऑफर ही नहीं कर रहे हैं। कोई है? अपने बगल के तो मोबाइल बंद करते, सामने देखो भाई। भाई यहां से देख रहा हूं तब मोबाइल दिख जा रही तुम्हारी, ठीक है? बहुत दूर की नजर है हमारी, भरोसा रखो, ठीक है? हम समझाए? लास्ट टाइम पूछ रहे हैं, नहीं तो बाद में कहेंगे ये तो बताने ही वाले थे। लास्ट टाइम बोल रहे हैं, कोई और समझाना चाहेगा? थोड़ा बहुत भी समझा देगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है? हो सकता है रैपर वगैरह ही दे दे उसका। चलिए सुन देते हैं। पॉलीमॉर्फिक एंड प्लियोमॉर्फिक का डिफरेंस हम समझते हैं। अगर एक ही सेल्स में, ध्यान सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा जिस भाषा में आएगा उसी भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अंग्रेजी बना करके लिखवाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए। क्लियर? इंग्लिश इतनी अच्छी होती है, ब्रिटेन में होती है इस समय, तुम लोगों के साथ ना होते ना। हाँ सुन देते हैं। अगर जो भी भाषा में समझ में आए उसी भाषा में लिखेंगे। अगर एक ही सेल्स में लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर अगर लगातार बदल रहे हैं, क्या बोला? एक ही सेल्स के अंदर अगर लाइसोसोम्स लगातार बदल रहे हैं उनके स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, ठीक है? फिर ये डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक डाइजेस्टेड करेगा और एक यहाँ पे वेस्ट मटेरियल करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो भी लाइसोसोम्स बनाएगा, क्लियर, ये टर्सरी कहलाएगा। सभी के स्ट्रक्चर क्या अलग अलग नजर आ रहे हैं? जी हाँ, अलग अलग नजर आ रहे हैं। अगर एक ही सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर अगर बदल रहा हो तो उसे पॉलीमॉर्फिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिक। बट अगर यही स्ट्रक्चर अलग अलग सेल्स में अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता हो, क्या बोले? अलग अलग सेल्स में अलग अलग स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो प्लियोमॉर्फिक। एक सेल्स के अंदर अलग, दूसरे सेल्स के अंदर अलग, तीसरे सेल्स के अंदर अलग, बट यहाँ एक ही सेल्स के अंदर बदल रहे हैं तो पॉली बोल दिया, और अलग अलग बोल रहे हैं तो प्लियोमॉर्फिक। समझ आई बात? तो लाइसोसोम्स होते हैं कैसे स्ट्रक्चर बताइए? पॉलीमॉर्फिक होते हैं, प्लियोमॉर्फिक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक ही सेल्स के अंदर बदल रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर। ये पॉइंट लिख लीजिएगा ना, पॉलीमॉर्फिक वाला। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस आपने लिखा है कभी? कितने डिफरेंस होते हैं? डिफरेंस कंपेयर कर लेते हैं उसी वक्त, ठीक है? ध्यान सुनते हैं, आगे बढ़े, देखते हैं। सुन ध्यान से, हमारे पास एक तरफ RER है और एक तरफ हमारे पास SER है। क्लियर? इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम समझना चाहते हैं। इनके पास क्या पाया जाता है? जो राइबोसोम्स होते हैं एंड राइबोफोरिन प्रोटीन, ये क्या होंगे बताइए? प्रेजेंट होंगे। और इनके पास जो राइबोसोम्स होते हैं एंड राइबोफोरिन प्रोटीन, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लियर? अब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा यही स्टार लगा करके लिखेंगे। क्लियर? डैड पूछा गया है कि RER इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ठीक है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपसे। क्या बोला हमने? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी। क्लियर? ये मेनली कंपोज्ड ऑफ, चलिए बताइए, मेनली कंपोज्ड ऑफ टिब्यूल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? चलिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें मदद करता है बताइए? प्रोटीन सिंथेसिस में। और ये किसमें मदद करता है बताइए? लिपिड सिंथेसिस में ये मदद करता है।
क्लियर? एक प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है तो दूसरा किस में मदद करता है? लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। दोनों लोग मिलकर के किसकी में मदद करते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, जितना भी मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं सबका डेवलपमेंट कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर? हो गया? चलिए रिमार्क, और ये समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ना। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बता पाते हैं नहीं। पहले शुरुआत करते हैं माहौल से ना। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो कितने तरीके के मॉडिफिकेशन थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? कौन कौन से? संडे को पूरा साफ करके आते हो क्या? घर का साफ सफाई, फिर दिमाग की भी साफ सफाई। संडे को हम लोग छुट्टी दिए थे, चलो कि घर की साफ सफाई करनी है, हमें क्या मालूम था दिमाग भी करके आओगे। चल भाई बता। अरे सही बता रहे, बोलो। ले बोल, इसमें अब सुनाई नहीं दे रहा है। और फिर भी सुनाई दिया तुम लोगों को? पता नहीं कौन सी आवाज लेकर के पैदा भय हो। ठीक है, सुनते ध्यान से हमारे पास। क्लियर? हम बताना चाह रहे हैं कि एक निसल्स ग्रेन्यूल पढ़ाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही था। अब हम बताइए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है या स्मूथ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, इससे अंदाजा लगा लीजिए ना। चलिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका मॉडिफिकेशन है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है। लिख लीजिए, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका मॉडिफिकेशन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन। क्लियर? क्लियर? सुन ले, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, मॉडिफिकेशन है। इनका फंक्शन क्या होता है? ये स्टोर करता है क्या? क्या स्टोर करता है? कैल्शियम आयन। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? मसल्स सेल में। मसल्स के अंदर नहीं, मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में यही फंसाया था, पूछा गया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन, पहला ही ऑप्शन था मसल्स, और 3 ऑप्शन तो कोई पढ़ा ही नहीं, मार करके चला आया। ठीक है, मसल्स के अंदर नहीं, मसल सेल्स के अंदर पाए जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, एक पूछने जा रहे हैं, जो खाओगे वो खिलाएंगे। ठीक है, चलिए, वही तो इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसोम्स क्या है? हमारे पास क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये मॉडिफिकेशन होता है। किसका मॉडिफिकेशन है? पहला पॉइंट लिखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ, ये मॉडिफाइड है किसका बताइए? RER का। यहां से क्वेश्चन नहीं उठेंगे। क्लियर? दूसरा ये पाया जाता है, ये लिविंग सेल्स में तो पाया ही नहीं जाता, यानी ये एब्सेंट होता है किसमें बताइए? एब्सेंट इन लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। क्या बोला? लिविंग सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है।
फिर क्या होता है ये क्लियर। चलिए इधर देखिए, आइए बताते हैं। जब किसी की लाश मिलती है, क्या मिलता है, जब किसी की लाश का पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम के दौरान उनका सेल का सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो इनके पास क्या पाए जाते हैं, जो भी ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इनके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स हमने कुछ इस तरीके के बनाए। क्लियर। तो यानी ये हमारे पास कैसा है बताइए, RER है। क्लियर। और ये RER का क्या होता है, बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं रनिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, इनको हम मूविंग सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मूविंग सेंट्रीफ्यूगेशन बोलेंगे। और मूविंग सेंट्रीफ्यूगेशन होने की वजह से इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। भाई ने यही बोला था, सही बोला था, फ्रेगमेंटेशन। क्लियर। किसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बट जाते जाते भटक गई है। क्लियर। अब ये क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद यहाँ पर ये वेसल्स आए, और ये वेसल्स के दौरान, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान ये राइबोसोम्स अलग अलग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गए। क्लियर। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, इनके सबके पास अपना खुद का राइबोसोम्स आ गया। क्या आ गया बताइए, खुद का राइबोसोम्स आ गया। यानी ये जो फ्रेगमेंटेड हमारे पास है, ये फ्रेगमेंटेशन जो है किसका बताइए, ऑफ RER का। क्लियर। यही हमारा क्या कहलाता है, माइक्रोसोम्स कहलाता है। व्हाट इज मीसोसोम्स, एनालॉगस का मतलब बताओ। यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो फंक्शन एक सेल ऑर्गेनल करता है, मीसोसोम्स वही फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर करता है। स्ट्रक्चर अलग अलग है, ओरिजिन अलग अलग है, बट फंक्शन सेम है, उसको हम एनालॉगस बोलते हैं। जो काम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, वही काम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मीसोसोम्स का होता है। क्लियर। तो माइक्रोसोम्स और मीसोसोम्स में जल्दी हमें डिफरेंस समझ में नहीं आता। जहां पे हम माइक्रोसोम्स ऑप्शन में देते हैं, आप लोग हमारे ऊपर लेकर के चले आओगे, सर माइक्रोसोम्स नहीं होगा, यहाँ पे मीसोसोम्स होगा। मीसोसोम्स नहीं, माइक्रोसोम से ही होता है वो। क्लियर। जल्दी करिए, ठीक है। दूसरी हेडिंग हमारे पास है सेप वैक्यूल। दूसरी हेडिंग हमारे पास सेप वैक्यूल। क्लियर। सेप वैक्यूल में लिखेंगे अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। क्लियर। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट हो रही हैं, तो यानी कहां पे प्रेजेंट होंगी, यूकैरियोटिक। एग्जांपल इनका होगा प्लांट एंड एनिमल्स। एग्जांपल क्या होगा, प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास फूड वैक्यूल। थर्ड टाइप क्या है हमारे पास, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, ठीक है। आप हमें बताइए फूड वैक्यूल का मतलब क्या समझते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी एनिमल सेल्स फूड को इंटेक कर रहा होगा तभी ना, यानी प्लांट के अंदर तो नहीं पाया जाएगा। क्लियर। यानी जितने भी प्रोटोजोआ के मेंबर होते हैं, तो लिखेंगे प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। एग्जांपल प्रोटिस्टा, ठीक है।
एग्जाम्पल में इनका क्या लिखेंगे बताइए। अगर आपने प्रोटिस्टा लिख लिया, प्रोटिस्टा के मेंबर में कौन कौन आते हैं? प्रोटिस्टा के मेंबर में कौन कौन? 5 मेंबर हैं प्रोटिस्टा के, ठीक है। पहला है डाई एटम्स, दूसरा है डायनोफ्लैजेलेट, तीसरा है प्रोटोजोवन, चौथा है हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम, ये सब चीजें। क्लियर? अब बताइए किस में होंगे? डायनोफ्लैजेलेट में होंगे? अरे बोलिए, बोलो। डायनोफ्लैजेलेट में होंगे? डाई एटम्स में होंगे? नहीं होंगे। डायनोफ्लैजेलेट एंड हमारे पास डाई एटम्स, ये प्लांट में की प्रॉपर्टी शो करते हैं, याद दिलाओ। डायनोफ्लैजेलेट एंड हमारे पास डाई एटम्स के पास आउटर सेल वॉल पाए जाते हैं, सेल वॉल की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है, और वो प्रोटीन लेयर की बनी होती है। उस प्रोटीन लेयर का नाम होता है पेलिकल। इसीलिए कहा जाता है प्रोटिस्टा को एम्फीबियन कहा गया है, प्लांट और एनिमल्स का। इनके कुछ ऑर्गेनिज्म क्या किसकी तरह शो करते हैं? प्लांट की बिहेवियर शो करते हैं, और कुछ मेंबर किसकी तरह शो कर रहे हैं? एनिमल्स। तो यानी इसका एग्जांपल प्लांट वाले होंगे कि एनिमल्स वाले? एनिमल्स वाले। यानी प्रोटोजोआ आएंगे इनमें। कौन आएगा? प्रोटोजोआ आएगा, अमीबा आएंगे, प्लाज्मोडियम आएंगे, ठीक है, ये सब के सब आएंगे। क्लियर? समझ रहे मेरी बात? यानी हमें प्लांट वाले नहीं लेने। क्लियर? फंसा देंगे आपको इसी में, ठीक है, फूड वैक्यूल में ही। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फोर्थ आता है हमारे पास कैसा वैक्यूल? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है बताइए? कुछ कह रही हो? कहाँ पाए जाते हैं? चलिए लिखते हैं ना। पहला पॉइंट इन्हीं की बात लिख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे ये हेल्प इन एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ये किस में मदद करते हैं? एक्सक्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करते हैं। यानी ऑस्मोरेगुलेशन ना समझ में आए, वाटर एंड साल्ट बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन ना समझ में आए तो क्या लिखेंगे? वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस में मदद करते हैं बॉडी के अंदर। क्लियर? प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनमें ये मिलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्जेस, अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, ठीक है, इन सब में। क्लियर? हेडिंग हो गया हमारे पास नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फिफ्थ है ना, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्लियर? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में पाए जाएंगे? इनके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अब समझ में आ गया डायनोफ्लैजेलेट?
क्लियर? एक लास्ट लिख लेते हैं जाते जाते, 6 में सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल का एग्जांपल बताइए, सेंट्रल वैक्यूल का एग्जांपल। अरे मेरे अंधे, प्लांट के इतना आसानी से अभी इसी में फंसे पड़े हो, ठीक है? कैसे नकल करोगे रे तुम लोग, अगर नकल करना हुआ तो। हो गया? चलिए, vacuoles are absent in समझा? चलिए, पहला ऑप्शन लिखेंगे, पहला ऑप्शन लिखेंगे लीफ सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल, स्टेम सेल्स, रूट सेल्स। कौन सा आंसर होगा? रीजन भी बताना पड़ेगा ना। हाँ, कौन सा? चलो अच्छा, रीजन नहीं बताना पड़ेगा, रीजन के हिसाब से तुम लोग अपने आंसर बदल दोगे। हाँ, ऐसे आंख बंद करके ऐसे बता दो। ए वाले कितने लोग हैं? ए है। बी वाले कितने लोग हैं? तुम्हारा हाथ उठ रहा है, ऐसे ऐसे करने लगते हो तुम लोग, ये कंफ्यूज करते हो, ठीक है? यहां तक लेकर के गई, ऐसे ऐसे करने लगी। एक ही लोग बी में है। सी वाले कितने हैं? सी लोग कितने हैं? डी लोग कितने हैं? बाकी लोग तेरे ही मरने के बाद खाने आए हो क्या तुम लोग? बाकी कुछ नहीं है। बी है आंसर, ठीक है? रीजन बताइए। अच्छा, हमें बताना है ना। हाँ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? डिवाइडिंग सेल्स। और अगर कोई भी सेल्स डिवाइड कर रहा है तो उनके अंदर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है? तो ना हो तो लिख लीजिएगा ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसी सेल्स है बताइए? डिवाइडिंग सेल्स है, और डिवाइडिंग सेल्स के अंदर नो फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल, कभी भी फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल नहीं होंगे, किसी भी वैक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर? अब हमें बताइए, वैक्यूल क्या प्लांट सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं? होते हैं। मेरिस्टेमेटिक होना चाहिए वो सेल्स ना। समझ में आई बात? यानी जितने भी सेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसा सेल्स है? मैच्योर एंड परमानेंट सेल्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? कभी भी हम किसी की चीज की अगर ग्रोथ हो रही है उसकी स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। क्लियर? हो गया? दूसरा पॉइंट, also called as बायोप्लास्ट। इसका दूसरा नाम क्या बताइए? बायोप्लास्ट भी है, ठीक है? ये जो टर्म था बायोप्लास्ट, गिवन बाय एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम था अल्टमान, ठीक है? उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? अल्टमान। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया बताइए? बायोप्लास्ट नाम दिया। चलिए, दूसरा पॉइंट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया गिवन बाय सी बेंडा,
माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था बताइए? सी बेंडन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने नाम दिया था? अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया देखा किसने था? कोलिकर ने, ठीक है। और कोलिकर ने उसका नाम क्या रखा? सार्गोजोन्स रखा, ठीक है। एक साइंटिस्ट और थे, एच नास एंड एम नास, दो भाई थे, दोनों ने मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया का नाश कर दिया, ठीक है। उनके बारे में नहीं लिखाएंगे, चलिए लिख ही लेते हैं ना, सुने जाते। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान सुनेंगे। ये हमारे पास माइटो और ये है हमारे पास कॉन्ड्रिया, क्लियर। माइटो का मतलब होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? यानी ये क्या करता है? ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है बताइए? फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, क्लियर। और कॉन्ड्रियो टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? ग्रेन्युलर पार्ट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज होता है बताइए? ग्रेनुलर पार्ट के लिए यूज किया जाता है, क्लियर। तो यानी क्या है हमारे पास? ये जितने भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो हमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या करता है? ये शेप बताता है। क्या बताता है? शेप बताता है। अगर किसी माइटोकॉन्ड्रिया का शेप देखेंगे तो दो शेप के होते हैं, इसको हम सिलिंड्रिकल भी शेप बोलते हैं। कैसा शेप बोलते हैं? सिलेंडर शेप के होते हैं, ठीक है। या आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है सॉसेज शेप का होते हैं, क्लियर। दूसरा पॉइंट समझते हैं, सुनेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज बैटरी ऑफ एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? बैटरी ऑफ एंजाइम्स कही जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या पाई जाती है कि जितने भी रिस्पायरेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। समझ आ रही बात? यानी हमारे पास क्या होता है कि जितने भी मैक्सिमम, अगर मैंने मैक्सिमम बोला है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन होगा ना। अरे बोलिए, एक एक्सेप्शन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सभी के सभी एरोबिक रिस्पायरेशन या सभी के सभी रिस्पायरेशन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कहां पाए जाते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। बाकी सब के सब कहां पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, क्लियर। अभी उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम इनके बारे में बताना चाह रहे हैं बैटरी ऑफ एंजाइम्स क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जो मैक्सिमम एंजाइम्स होती हैं किसकी? ऑफ रिस्पायरेशन की, वो कहां पे प्रेजेंट होती है बताइए? प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। और ये किसने देखा था? किंग्सबर्ग एंड वारबर्ग ने, ठीक है। ऑब्जर्व्ड बाय, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय किंग्सबर्ग एंड वारबर्ग, ठीक है। दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के बताया कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंजाइम्स अगर रिस्पायरेशन के अगर कहीं पे पाए जा रहे हैं तो कहां पाए जा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को 5 स्टार लगाकर लिखेंगे, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है हमेशा इसका, ठीक है। क्लियर? इसी में लिखेंगे हमारे पास नोट डाल करके about 70% ऑफ सेलुलर एंजाइम्स, यानी जो सेलुलर एक्टिविटी को कराती हैं एंजाइम्स, ठीक है। सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं 70% एंजाइम्स कहां पे प्रेजेंट है बताइए? प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम्स की फैक्ट्री हो गई क्या ये पूरी की पूरी, है ना। जल्दी करिए, हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए 4 बातें हमें बताइए। मैक्सिमम एंजाइम्स प्रेजेंट इन
मैक्सिमम मेटाबॉलिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन, मैक्सिमम कैटाबॉलिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन, बोल क्यों नहीं रहे हो? माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम एनाबॉलिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन, फंस गए ना, लाइसोसोम्स। चारों बातें फटाफट लिखो। मैक्सिमम एंजाइम्स प्रेजेंट इन, अगर मैक्सिमम एंजाइम्स की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे? अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम मेटाबॉलिक एंजाइम्स, कैसे एंजाइम्स? मेटाबॉलिक एंजाइम्स अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम कैटाबॉलिक एंजाइम्स, ठीक है, कौन इतना प्यार से छींका यार, ठीक है, एनाबॉलिक एंजाइम्स, अलार्म का काम कर गया उसका तो छींकना, ठीक है, ये सब के सब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बहुत बढ़िया अलार्म सेट करते हो तुम लोग, कोई हाथ पीट देता है, कोई छींक देता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्सिमम डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, तो क्या मारेंगे? लाइसोसोम्स, ठीक है, हो गया। चलिए एक बात नोट डाल करके फिर लिख लेते हैं। ये जितने भी रिमार्क मैं लिखवा रहा हूं सब के सब PYQ हैं, क्लियर। सुनते ध्यान से। DNA जो होता है प्रेजेंट होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। DNA क्या कहां पे प्रेजेंट होता है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्रूव्ड बाय M. नास एंड H. नास, ठीक है। हेडिंग डालते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सुन लीजिए, जैसे कल का टॉपिक हमारा बहुत अहम होने वाला है, कोई एब्सेंट नहीं करेगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी उसके लिए, क्लियर। कल हमारा आने वाले ये 3 टॉपिक जो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोस्केलेटन, 3 एक ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 100% बनती है, 1-2% नहीं, 100% बनेगी, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हमारे कोई भी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक हमारे पास प्लास्टिडिया क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा क्या है? साइटोस्केलेटन, और चौथा अहम है राइबोसोम्स। जैसे राइबोसोम्स में पढ़ाऊंगा वैसे ही उसके बाद इंटर कर जाएंगे कहां पर? सेल साइकिल, सेल डिवीजन में, क्लियर। राइबोसोम्स हम पूरे के पूरे जेनेटिक्स तक का राइबोसोम्स पढ़ा देंगे, क्लियर। तो ये सब चीजें हमें एब्सेंट नहीं होना है, समझ रहे मेरी बात? नहीं तो जेनेटिक्स तो बिल्कुल नहीं आएगा बिना राइबोसोम्स के, क्लियर। चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।